नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा आपसे दो महत्वपूर्ण टॉपिकों की। एक तो मैं बात करूंगा आपसे राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जो प्रमुख प्रमुख आभूषण, अच्छा महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा भी पहने जाते हैं, तो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न आभूषण और राजस्थान के संस्कार, रीति रिवाज, तो दो टॉपिक में आज आपको सोल्व कराऊंगा समाधान के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1, बहुत अच्छा प्रश्न। मेहमंद आभूषण। मैं पहले बात करूंगा आपसे आभूषणों से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो आज प्रश्न आ रहा है आपका पहला, मेहमंद आभूषण पहना जाता है। बताइए कहाँ पहना जाता है मेहमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ध्यान दीजिएगा, सिर पर और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़िएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं ट्रिक। सिर में शीश रख और ही सूट करेगा। सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी ये कौन कौन से आभूषण निकल कर आ रहे हैं आपके सामने। आभूषण है कहाँ के? सिर के। में से हो जाएगा मेहमंद, में से हो जाएगा मेहमंद। तो आप देख रहे हैं सिर पे मेहमंद कहाँ पहना जा रहा है? सिर पर। फिर हो जाएगा शीश फूल। शीश से क्या हो जाएगा? शीश फूल। इसके बाद रख से हो जाएगा रखड़ी, हेयर बैंड एक तरह से, रखड़ी। इसके बाद बोर आप जानते हैं ना, महिला यहाँ पर बोर पहनती है, बोर। फिर एक होता है हीकड़ा। एक आभूषण है आपका कौन सा? हीकड़ा। एक है यहां पर सुआ भलको। एक है यहां पर कौन सा आभूषण? सुआ भलको। ऐसे हो जाएगा टिकला। तो ये सारे आभूषण देख लीजिए, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। तो ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? सिर के। आ रहा है यहाँ पर मेहमंद, तो ये मेहमंद आभूषण भी कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है। तो यहाँ पर सिर के लिए आभूषणों की ट्रिक हो जाएगी, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। फिर सिर से मेहमंद हो जाएगा, शीश फूल हो जाएगा, रखड़ी, बोर से बोर, हीकड़ा, सुआ भलको और टिकला। ये प्रमुख रूप से सिर पर पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? पहली बात तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? अर्थात हमें गले के सारे आभूषण आने चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे कि गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता। तो अब ये गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता, आज जान लेते हैं। आंवला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंवला। ध्यान दीजिएगा, आंवला जो है वो हाथ में पहना जाने वाला मोटा कड़ा, हाथ में पहना जाने वाला मोटा कड़ा है, और इसको पाँव में भी पहनती है महिलाएं, मोटे कड़े के रूप में। तो ये आंवला जो है पाँव में और हाथों में, कलाई में आएगा। एक तो आएगा कहाँ पर? पैरों में, और एक आएगा कहाँ पर? कलाई में। अब ये पूछ रहा है कि गले का नहीं है, तो ये आंवला कहाँ का है? पैरों का है। अब अभी मैं आपको यहीं पर गले के आभूषणों की कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। गले के आभूषण गले में कौन सा पहना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है आपकी ताती। आज बम का माच देती है। ताती आज बम का माच देती है। ये सारे आभूषण कहाँ के? गले के आभूषण। अब आ देखिए इससे कौन कौन से आभूषण निकलेंगे आपके, तो ध्यान दीजिएगा। ता से बन जाएगा ताकली। ता से क्या बन जाएगा? ताकली। फिर ती से हो जाएगा तिमणिया। इससे क्या हो जाएगा? तिमणिया। आज से बना लेंगे हम आड़ चंदन हार। ये हार है, आड़ चंदन हार। तो हार तो गले में पहना जाता है। इसके बाद बम से हो जाएगा बजंटी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है ये बजंटी, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में।
म से हो जाएगा मंगलसूत्र, म से हो जाएगा मंगलसूत्र। का से हो जाएगा ये कांटला, का से क्या हो जाएगा कांटला। इसके बाद माँ, ये बिंदी लगी हुई ऊपर, माँ से हो जाएगा मांदलिया, माँ से क्या हो जाएगा मांदलिया। माँ से हो जाएगा मांदलिया। च से हो जाएगा चंपाकली, ध्यान रखना चंपाकली एक गोटे का प्रकार भी है, चंपाकली एक गोटे का प्रकार भी होता है। तो च से हो जाएगा चंपाकली। और ह से हो जाएगा हसली, ह से क्या हो जाएगा हसली। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आभूषण गले का नहीं है, देख लीजिए गले का आभूषण नहीं है। कौन सा नहीं है, तो मांदलिया भी है, तिमणिया भी है और काटला भी है। कौन सा नहीं है यहाँ पर, आंवला। आंवला हाथ का, हाथ में कलाई का और पैर का है। तो ताती आज बम को मांस देती है, बम का मांस देती है, बम का क्या देती है मांस देती है। तो आप देखिए यहाँ पर ता से हो जाएगा ताकली, ती से हो जाएगा तिमणिया, आज से हो जाएगा आड़ चंदन हार, फिर हो जाएगा ब से बजंती, म से मंगलसूत्र, का से हो जाएगा कांटला, मा से हो जाएगा मांदलिया, च से हो जाएगा चंपाकली और देती है, ह से हो जाएगा हसली। तो यहाँ पर ये सारे आभूषण किसके हैं, गले के आभूषण। तो देख लीजिए इसमें कौन सा उत्तर आ रहा है आपके पास, आंवला। आंवला पांव और गल कलाई में पहना जाता है। तो ये सारे आभूषण किसके हैं आपके गले के। पर ये पूछ रहा नहीं है तो कौन सा नहीं है, आंवला नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बेसर, बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, तो अब ये बेसर आभूषण पहना जाता है नाक में। बेसर आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा नाक। अब नाक के आभूषण कौन कौन से, तो उसके लिए भी आप ट्रिक याद कीजिएगा। एनसीसी को एफबी का लोभ, एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ, एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ। एनसीसी को किसका लोभ हुआ है, एफबी का लोभ हुआ है। देखिएगा कौन कौन से आभूषण है यहाँ पर। एन से हो जाएगा नथ, सी से हो जाएगा चीप या चोप, ध्यान रखना चीप या चोप नाक में पहना जाता है, जबकि एक होता है चूप, वो आएगा दांत, वो आएगा किसमें दांत। तो ये चीप या चोप किसमें आ रहा है, नाक में। सी से हो जाएगा चुन्नी, एक सी से क्या हो जाएगा चुन्नी। फिर एफ से हो जाएगा फीणी, एफ से हो जाएगा फीणी, महाराष्ट्रियन महिलाएं पहनती है फीणी। फिर बी से हो जाएगा बेसर या बेसरी, बी से क्या हो जाएगा बेसर या बेसरी। लो से हो जाएगा लोंग। और ये जो ब है, ब से क्या हो जाएगा भंवरिया, भंवरिया जिसको भंवर कड़ी भी कहते हैं, भंवरिया जिसको ही क्या बोलते हैं भंवर कड़ी, भंवरिया या भंवर कड़ी। तो ये भी किसका है, नाक का आभूषण है। हुआ आप देख लीजिए नाक के आभूषण कौन कौन से हो गए यहाँ पर आपके। एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ, तो एन यानी नथ, सी से चीप या चोप हो जाएगा, सी से चुन्नी हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फीणी, बी से हो जाएगा बेसर या बेसरी। ध्यान रखना बेसर या बेसरी आभूषण आप जानते हैं भारत की मोनालिसा, बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख नायिका, प्रमुख चित्र बनी ठनी का चित्र, उसने नाक में यही बेसर आभूषण पहना हुआ है, बेसरी आभूषण। तो एफ से हो जाएगा पीणी, बी से हो जाएगा बेसर या बेसरी, लो से हो जाएगा लोंग, ब से हो जाएगा भंवरिया या भंवर कड़ी। तो आप देख रहे हैं ये सब किसके आभूषण है, नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषणों के लिए ट्रिक रहेगी आपकी एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ। तो एन नथ, सी चीप या चोप, सी से चुन्नी हो जाएगा, एफ से पीणी, बी से बेसर और लो से लोंग, ब से भंवरिया या भंवर कड़ी। ये सब किसके आभूषण है, नाक के आभूषण है। किसके आभूषण है, ये सब नाक के आभूषण है। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि बेसर और भंवर कड़ी किसके आभूषण है, नाक की। और मैं बता रहा हूं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बनी ठनी किशनगढ़ की नायिका, किशनगढ़ का प्रमुख चित्र बनी ठनी, भारत की मोनालिसा ने भी कौन सा आभूषण पहन रखा है नाक में, यही बेसर आभूषण पहन रखा है।
तो ये सारे आभूषण किसके हैं? आपके नाक के आभूषण। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हासली, हासली या हसली, हासली या क्या है ये? हसली, हासली या हसली। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था अभी, ताती आज बम को मांस देती है। गला कहाँ का है ये? गला या गर्दन? कहाँ का है? गला या गर्दन? ताती आज बम को मांस देती है। ता यानी ताकली, ती यानी तिमणिया। ताती आज, आर चंदन हार, बम बजंती, मंगलसूत्र को माच, मांदलिया, चंपाकली देती है। ऐसे हो गया क्या? हसली। तो असली आभूषण कहाँ का है आपका? गर्दन का आभूषण है, गले का आभूषण। आगे चलते, अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अंग आभूषण सुमेलित कीजिए। अंग आभूषण क्या करने हैं आपको? सुमेलित करने। तो ध्यान दीजिएगा, सिर, सिर का आभूषण क्या बताया? मेहमंद। सिर में कौन सा आएगा इन सब में? मेहमंद। फिर गला, गले का क्या बता रहे हैं अभी अभी? हसली। कमर, कमर में पहनी जाती है तगड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? कनकती, तगड़ी या कनकती बोलते हैं। और पैर, पैर में है रिमझोल या रमझोल, रिमझोल या क्या है ये? रमझोल, रिमझोल या रमझोल। ये क्या होता है? एक चौड़ा घुंघरू होता है, नृत्यकार पहनते चौड़ा घुंघरू, जिसको ऐसे चिपका लिया जाता है, चौड़ा घुंघरू है, रमझोल या रिमझोल। तो अभी ये सब किसके आभूषण है? पैर के। इस प्रकार यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा किस प्रकार से? सिर का हो जाएगा मेहमंद, गले का हो जाएगा हसली, और उसके बाद कमर का हो जाएगा कनकती, और पैर का क्या हो जाएगा? रिमझोल। यहाँ पर मैं आपको पैर के अन्य आभूषण भी बता देता हूं। पैर, ध्यान दीजिएगा, पैर के लिए क्या लिखा है? हीरा पाजी, हीरा पाजी ने टनो आंवला, टनो आंवला तुड़वाकर, टनो आंवला तुड़वाकर पायल के घर भिजवाया, पायल के घर भिजवाया। हीरा पाजी ने टनो आंवला तुड़वाकर पायल के घर भिजवाया। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा इससे? हीरा मणि। हीरा से क्या बनेगा? हीरा मणि, हीरा मणि। पाजी से क्या बनेगा? पाजेब, पाजेब या पाइजेब, पायल जिसको कहते हैं, पाजेब या पाइज। फिर ने, ने से बनेगा नेवर या नेवरी, ने से क्या बनेगा? नेवर या नेवरी। टनका, टनों से क्या बन जाएगा? टनका, पांव में पहना जाता है। आंवला, आंवला से क्या हो गया? आंवला, मैंने बताया ना, मोटा कला, जो कलाई में भी आएगा और पांव में भी आएगा। तुड़वाकर, तो इससे बन जाएगा तोड़ा या तोड़िया, वही पायल। फिर पायल आप जानते हैं, पायल हो ही जाएगा। इसके बाद के घर, घर से हो जाएगा घुंघरू, और इस र से हो जाएगा रमझोल, र से क्या हो जाएगा? रमझोल। तो अभी यहाँ पर ये जो रमझोल आभूषण है, ये कहाँ का है? आपके पैर का। सिर का मैंने बता दिया मेहमंद, गले का बता दिया हसली, कमर का हो गया कनकती या तगड़ी, और पैर का क्या हो जाएगा? रिमझोल या रमझोल। तो इस प्रकार ये पैरों के प्रमुख आभूषण है। ये कौन से हैं? पैरों के प्रमुख आभूषण है, जो महिलाओं के द्वारा पैरों में पहने जाते हैं, पांव में पहने जाते हैं। आगे चलते, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कहां पहना जाता है? कान में। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो अभी यहाँ पर है ये ओखरी। कौन सा आभूषण है आपका? ओखरी। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बना रखी है? सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां, सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। ये ट्रिक है आपके किसकी? ये है आपके ये सब आभूषण किसके? कान के आभूषण। ध्यान दीजिएगा, एस, ऐसे हो जाएगा सुरलिया, ऐसे क्या हो जाएगा? सुरलिया। ओ से हो जाएगा ओगनिया,
ओ से क्या हो जाएगा ओग्निया, या इसको ही कहेंगे ओखरी। ओग्निया या क्या बन जाएगा इससे ओखरी, तो ये हो जाएगा ओ से ओखरी। एप, एप से हो जाएगा फूल, एप से क्या बना लेंगे हम फूल। फिर टी, टी से बना लेंगे हम टोटी, टी से क्या बन जाएगा टोटी। फिर आ जाएगा यहां पर बी, बी से हो जाएगा बाली। जे, जे से हो जाएगा झुमका, झुमका कहो या इसको ही क्या कहेंगे हम झेला, झुमका या झेला। फिर प से हो जाएगा पत्ती, एक तरह से ये क्या होती है पत्ती सी होती है जो महिला यहां से लेकर यहां तक पहनती है पत्ती। और फिर कर्ण, कर्ण फूल, कर्ण से क्या हो जाएगा कर्ण फूल। फिर टोकरियां, जानते हो झेला झुमका ऐसी होती है, झुमकियां टोकरियां। तो ये सारे आभूषण किसके कान के आभूषण है। कौन कौन से सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। ऐसे हो जाएगा सुरलिया, ऐसे क्या हो जाएगा सुरलिया। ओ से हो जाएगा ओगनिया या ओखरी, ओगनिया या ओखरी। फिर एफ से हो जाएगा फूल, टी से हो जाएगा टोटी, बी से हो जाएगा बाली, जैसे हो जाएगा झुमका या झेला, और पी से क्या हो जाएगा पत्ती। और कर्णफूल, कर्ण से क्या हो जाएगा कर्णफूल। और टोकरियां, जानते हैं टोकरियां जिनको झुमके आदि कहते हैं। तो ये सब आभूषण किसके हैं आपके कान के आभूषण। तो इन सब में कान का आभूषण कौन सा दिख रहा है आपको ओ से ओखरी, इसको ओंगनिया भी कहा जाता है। तो ये सब किसके आभूषण है कान के आभूषण। सौंप है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां, याद कीजिएगा आराम से आपका उत्तर निकल जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। नेवर, नेवर आभूषण, नेवर आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है। तो अभी ये आएगा कहां पर पैरों में, कहां पर आएगा पैरों में। याद कीजिए मैंने लिखा है आपको हीरा पाजी ने तनो आंवला तुड़वा कर पायल के घर भिजवाया। तो हीरा पाजी ने से क्या बन रहा है नेवर, नेवर या नेवरी, नेवर या नेवरी। तो ये आभूषण कहाँ के पैरों के आभूषण है। ये सारे आभूषण किसके हो जाएंगे पैरों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, चंपाकली, कौन सा आभूषण आ गया यहाँ पर चंपाकली। याद कीजिए क्या लिखवाया था गले के लिए ताती आज बम को बम का मांच देती है, ताती आज बम का मांच देती है। तो अब यह ता से क्या बताया था ताकली, ती से तिमणिया, आज से क्या बताया आल चंदन हार, ब से बजंटी, म से मंगलसूत्र, का से कांठला, का से क्या लिखा कांठला, मा से लिखा अपने मांदलिया, च से चंपाकली, च से क्या आ रहा है चंपाकली। बताइए क्या पूछ रहा है ये चंपाकली। तो चंपाकली आभूषण कहाँ का है गले का। ये सारे आभूषण किसके हैं गले के हैं। तो ये आभूषण कहाँ पहना जाए गला या गर्दन, ये आभूषण कहाँ पहना जाएगा गला या गर्दन में पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण याद रखना, चंपाकली एक गोटे का प्रकार भी है, चंपाकली एक गोटे का प्रकार भी है। तो ये आभूषण सारे के सारे कहाँ पहने जाएंगे गले में। और ये पूछ रहा है किसके लिए चंपाकली, तो किसका हो जाएगा ये गर्दन। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। ध्यान दीजिएगा मुर्कियां, बहुत बढ़िया मुर्कियां आभूषण, मुर्कियां ध्यान दीजिएगा। ये मुर्कियां क्या है ये पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है। किसके द्वारा पहना जाता है कानों का आभूषण है। और कानों में मुर्कियां पहनते हैं पुरुष, हमारी राजस्थानी परंपरा। मुर्कियां कहाँ पहनी जाती है कानों में पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। तो मुर्कियां कहाँ का आभूषण है कानों का आभूषण है। और कौन पहन रहा है इसको मुख्य रूप से पुरुष पहनते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 10, तगड़ी, क्या आ गई तगड़ी। तगड़ी जिसको कनकती कहते हैं, तगड़ी जिसको ही क्या बोलते हैं कनकती। महिलाएं लटकाती है यहाँ पर कमर में, कमर में पहनी जाती है कनकती। कहाँ पहनी जाती है कनकती, करधनी या कहे इसको तगड़ी। तो तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है आपके कमर में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 11, आगे चल रही है प्रश्न नंबर 11, तिमणिया, फिर आ गया तिमनिया,
तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। बताइए कहाँ पहना जाता है? ताती आज बम को मार देती है, गर्दन के आभूषण, ता से ताकली, ती से तिमनिया, कहाँ पहना जा रहा है? गले में। ताती आज बम को मार देती है, ताकली, तिमनिया, ताती आज, आज अर्थ आर चंदनहार, बम बजंती, और फिर म से मंगलसूत्र, बम का मतलब कांठला, माच, मांदलिया, चंपाकली, ये सारे आभूषण कहाँ के हैं? आपके गले के आभूषण। तो तिमणिया आभूषण भी कहाँ का हो जाएगा? गले का आभूषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मांदलिया, फिर आ गया मांदलिया, सारे गले के आभूषण। मांदलिया बम को माच देती है, मांच देती है। बताइए महिलाओं के द्वारा कहां पर? गले में पहना जाता है। तो ये जो आभूषण है आपका मांदलिया, ये भी कहाँ का है? गले का आभूषण है, गले में पहना जाता है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़े बड़े लोगों का काम है। क्या करते हैं? ये दांतों पर, दांत जो है उसके ऊपर कवर चढ़वा देते हैं, एक तरफ दांत जो है उसके ऊपर क्या चढ़वा देते हैं? कवर करवा देते हैं। तो इसे रखन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रखन। रखन, ये क्या कहलाता है? रखन कहलाता है। मतलब दांत के ऊपर क्या करते हैं? वो एक परत चढ़ा है, कवर, दांत के ऊपर कवर चढ़ा है, सोने का दांत। आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति के, तो वो जब हंसता है तो दिखता है सोने का दांत, दांत वो सोने का नहीं, उसके ऊपर कवर चढ़वा रखा है उन्होंने। इसको क्या बोलते हैं? रखन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रखन। तो दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? रखन। अब ये एक रखन, एक तो परत चढ़वा देते हैं, फिर साथ ही साथ क्या करते हैं कि कई बार आप देखो डाढ़ वगैरह पोली हो जाती है, कीड़े खा जाते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं? वो चांदी सोना धातु कुछ भी धातु भरवा देते हैं, तो वो भी रखन कहलाती है। तो अब ये रखन का मतलब भी क्या है? दांतों पर सोने की परत चढ़वाना, ये क्या कहलाता है? रखन। या आप उसमें सोना चांदी भरवा देते हैं छेद में, जो आपकी डाढ़ अगर पोली हो जाती है तो कीड़े वगैरह खा जाते हैं, तो उससे भी आप क्या बोलते हैं? रखन ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? तो ये चूप, चूप, ये क्या है आपका? चूप। आप ध्यान दीजिएगा, महिलाएं क्या करती है, जो मतलब आगे के जो दांत होते हैं उन दांतों पर ऐसे दो कीले मतलब एक तरह से क्या करती, मशीन से ऐसे मतलब टांचे लगवाते, छेद करवाते और उसमें सोना चांदी भरवा देते। में क्या भरवाती? सोना चांदी। तो दांतों के बीच में सोने की कील हो गई, वो दांत के बीच में छेद करवा लिए दांतों के बीच में, और वहां पर सोना चांदी भरवा लिया। ये क्या कहलाता है? चूप कहलाता है। क्या कहलाता है? चूप। और दांतों में परत, दांतों पर परत चढ़वाने की प्रक्रिया, इसके पहले देखा हमने, क्या कहलाता है? रखन। तो ये है चूप। और याद कीजिए, मैंने आपको एक आभूषण बताया था पहले, चीप या चोप। चीप या चोप ये कहां था? नाक में। कहा था? ये नाक में। एनसीसी को एबी का लोभ हुआ। एन यानी नथ, चीप, सी यानी चीप या चोप, फिर सी यानी चुन्नी, बताया था। तो ये चीप और चोप, चोप कहां पर है? ये है नाक में। ये कहां रहा है? नाक में। जबकि ये चूप कहां रहा है? आपके दांतों के बीच। दांतों के बीच मैंने बताया, दांत है तो इसके बीच में मशीन से छेद करवा लेंगे, मशीन से छेद करवा कर उसमें क्या भरवाएंगे? सोना या चांदी के धातु भरवा लेती है। तो कील, सोने की कील जो भरवाने, जड़वाने को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? चूप कहते हैं। और ये चीप और चोप, ये कहां का आभूषण है? नाक का आभूषण। आगे बता रहा हूं मैं आपको प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? राजस्थान में आभूषणों में से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो आपको यहां पर देखना है कौन सा कथन क्या है? गलत है। ध्यान दीजिएगा, बंगड़ी या चूड़ी को कलाई में पहना जाता है। बंगड़ी या चूड़ी को कहां पहना जाता है? कलाई में। बिल्कुल ठीक है। हरी हरी चूड़ियां बिल्कुल हाथों में पहनी जाएगी। सुरलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल याद कीजिए। सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण, सॉफ्ट है, क्षमा कीजिएगा, सॉफ्ट है बीजेपी के कर्ण की टोकरियां। तो एस पर सुरलिया बताया था, बिल्कुल कानों में पहना जा रहा है। फिर फीणी टखने, नहीं, फीणी टखने में नहीं आती भाई। फीणी तो कहां आती है? नाक में आती।
पीढ़ी तो कहाँ आती है? नाक में। कहाँ आती है? नाक में। एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ, एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ। एन नथ, चीप या चोप, किसी से चुन्नी। एफ बी, एफ का मतलब पीढ़ी, बी का मतलब बेसर। तो ये कहाँ पहनी जाती है? नाक में। टखने में नहीं, टखना ये घुटना, घुटने में नहीं पहनी जाती। कहां पर पहनी जाती? नाक में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पीढ़ी। टखने में नहीं, कहां पर पहनी जाती? ना। ये गलत पूछ रहा है, तो गलत उत्तर कौन सा है इसमें से? ये पीढ़ी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। यस, अब आपके रीति रिवाज संस्कारों से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं? कितने संस्कार संपन्न किए जाते हैं? 16 संस्कार। ध्यान दीजिएगा, कितने संस्कार हैं हमारी हिंदू संस्कृति में? 16 संस्कार। याद रखिएगा, मनुष्य जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का पालन करना अनिवार्य है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। मनुष्य का प्रादुर्भाव कहां से होता है? माता के गर्भ से। और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार मतलब अंत्येष्टि, मृत्यु। तो अभी का पहला संस्कार कौन सा? गर्भाधान। और अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। तो कुल मिलाकर कितने संस्कार हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं? कितने पालन किया जाता है? कितने संस्कारों का? 16 संस्कार। आगे चलते हैं, संस्कारों से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आ रहा है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। गांव के कुएं पर क्या ले जाई जाती है? एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। जलवा पूजन कौन सा है? ये जलवा पूजन। जलवा पूजन जिसको निष्क्रमण संस्कार भी कहते हैं। जलवा पूजन जिसको ये क्या बोलते हैं? निष्क्रमण संस्कार। इसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। और आगे इसको ही कहते हैं सूरज पूजन। इसको ही क्या बोलते हैं? सूरज पूजन। जन्म के बाद, जन्म के 10 से 12वें दिन, मतलब कहें कि 12वें दिन से लेकर, जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे मास तक, जन्म के 12वें दिन से लेकर कौन से मास तक? चौथे मास तक। प्रसूता, प्रसूता का मतलब बच्चे को जन्म देने वाली मम्मी। और उसका शिशु जो होता है, नवजात शिशु को पहली बार आगे सूर्य या चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। सूर्य या चंद्र के क्या करवाए जाते हैं? दर्शन करवाए जाते हैं। पहली बार सूर्य के दर्शन करवाना। वो जो नवजात शिशु है उसकी आंखें अभी कमजोर, वो सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे हालत में वेट करेंगे कितना? 4 से 12वें दिन से लेकर चौथे मास तक। उसी बीच में आप लोग क्या करते हैं? ये जलवा पूजन करते हैं। जलवा पूजन जिसको निष्क्रमण संस्कार भी कहते हैं, इसको ही सूरज पूजन भी कहते हैं। और इस समय अभी जो प्रसूता के पीहर वाले होते हैं, वो इस प्रसूता के लिए वस्त्र आदि उपहार लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? वस्त्र आदि उपहार लेकर आते हैं। तो जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, निष्क्रमण संस्कार, सूरज पूजन कहते हैं। और इसको कहते हैं जलवा पूजन। इसके अंतर्गत 12वें दिन, जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे मास तक बच्चे को और उसकी मम्मी को, प्रसूता को पहली बार सूर्य या चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। इसे कहते हैं हम क्या? जलवा पूजन। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला समारोह कौन सा कहलाता है आपका? जलवा समारोह या निष्क्रमण संस्कार, या इसको ही क्या कहते हैं? सूरज पूजन। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। जड़ूला। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जड़ूला। जड़ूला क्या है? चूड़ाकरण। क्या है ये? चूड़ाकरण। चूड़ाकरण संस्कार। और ये इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार या इसको ही क्या बोलते हैं? मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ऐसे हालत में अब ये जो नवजात शिशु है, वो जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु के पहली बार बाल उतराना, नवजात शिशु के क्या करवाना? बाल उतराए जाते हैं। पहली बार बाल उतराए जाते हैं, मुंडन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? मुंडन करवाया जाता है। और ये कब होगा? तो ये होगा जन्म के 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष में।
1 साल तक बच्चे की स्किन यानी कि जो माथे की सिर की जो चमड़ी है वो इतनी मजबूत नहीं होती, उसका वेट करते हैं कम से कम कितना, 1 साल, 3 साल या 5 वर्ष में। अब ये बच्चे का, नवजात शिशु के पहली बार क्या करवाए जाते हैं, बाल उतराए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चूड़ाकर्म, चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार, या फिर क्या, जड़ूला, जड़ूला, जड़ूला इसको कहा जाता है। तो ये अभी ये कब होगा, जन्म के 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष में होगा। फिर इसके बाद 2-2 वर्ष आप विषम संख्या को लेते जाइए। तो इस प्रकार ये क्या होता है, बच्चे के पहली बार बाल उतराए जाते हैं, उनका उसका मुंडन करवाया जाता है, जिसे ही चूड़ाकर्म, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। लोग, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ, ढूंढ क्या है, क्या है ढूंढ, ध्यान दीजिएगा। ढूंढ पुत्र के जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव, एक लोक नृत्य नहीं। बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार, बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा इसका उत्तर, बच्चे के जन्म की पहली होली। होली के बाद बच्चे का कभी भी जन्म हो, होली आए आपकी, होली के बाद बच्चे का कभी भी जन्म हो, फिर क्या होता है, अगले साल की होली आएगी। तो अभी का वो जो होली आ रही है, उस होली के पहले वाली एकादशी, होली के पहले वाली क्या है ये, एकादशी पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से बच्चे के लिए और प्रसूता के लिए संस्कार किया जाता है, उनके लिए उपहार आदि लाए जाते हैं, एक तरह से जामना पहनाया जाता है उनको। तो ये कब आती है, होली के पहली वाली एकादशी। होली कौन से महीने में आती है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। तो उससे पहले वाली एकादशी कौन सी आएगी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। और ये इसको ही ढूंढ कहते हैं, इसको ये क्या बोलते हैं, ढूंढ, इसको ही ढूंढ कहा जाता है। इसे कहते हैं आम्रलकी एकादशी, इसको ये क्या कहा जाता है, आम्रलकी एकादशी। तो ये क्या है, बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से ये संस्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रसूता के पीहर वाले क्या करते हैं, उस प्रसूता के और लिए और उसके नवजात शिशु के लिए वस्त्र आदि उपहार लेकर आते हैं, एक तरह से ये जामना होता है। पर ये होगा कब, होली पर, पहली होली पर। और होली पर भी विशेष रूप से तिथि पूछ ले तो एकादशी, जून, इसको क्या बोलेंगे, आम्रलकी एकादशी के दिन ये प्रोग्राम होता है। और इसका प्रचलन हमारे मेवाड़ संस्कृति में अधिक है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। गोना, गोना रस्म किससे संबंधित है, बताइए, सब जानते हैं इस बात को। गोना किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। विवाह के अवसर पर इसको मुकलावा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुकलावा, इसे मुकलावा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विवाह के बाद जब दुल्हन को, वधु को दूसरी बार, पहली बार तो विवाह होते ही विदाई हो जाएगी उसकी, फिर आ जाएगी अगले दिन या 1-2 दिन में वापस, फिर उसके बाद उसको स्थायी रूप से अपने ससुराल में रहने के लिए भेजा जाता है। उस परंपरा को हम क्या बोलते हैं, गोना या मुकलावा। तो ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है, ये कहलाता है गोना या मुकलावा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 21, 21, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में ओलंदी क्या है, राजस्थान में ओलंदी क्या है, बताइए। ओलंदी क्या होती है, ये होती है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ध्यान दीजिएगा, विवाह के अवसर पर वधु के साथ उसकी किसी परिचित कन्या या स्त्री को भेजा जाता है। क्योंकि आप देखिएगा, वधु जो है वो नए घर में जा रही है अब दुल्हन बनकर, तो ऐसे हालत में वो जो वधु है वो सहमी डरी सी रहेगी, नया घर है उसके लिए। तो ऐसे हालत में वो अपने साथ किसी एक परिचित कन्या को ले जाती है। तो उसको पानी वानी पीना या कोई भी बात कहनी तो वो किससे नहीं कह पाती, शर्म के मारे, हिचक के मारे। तो ऐसे हालत में उसके साथ एक कन्या या एक कोई स्त्री जाती है, इसकी परिचित स्त्री या कोई कन्या उसके साथ जाती है, जिसको ओलंदा या ओलंदी कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, ओलंदा या ओलंदी, तो कहते हैं ओलंदा या ओलंदी।
तो ओलंदा या ओलंदी क्या है? ये नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ये इसकी किसी परिचित, कोई परिचित स्त्री या कन्या है जो उसके साथ जाएगी, जो उसके कामों में उसको सहयोग करेगी, ससुराल में अकेली रहने पर उसकी साथी रहेगी। फिर ये कुछ समय के बाद वापस आ जाएगी, कुछ समय के बाद ये क्या होगी? वापस आ जाती है। तो इसको कहते हैं ओलंदा या ओलंदी। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में बढार क्या है? राजस्थान में बढार, बढार क्या है? तो अभी ये बढार है, एक तरह से ये वैवाहिक भोजन है। बढार क्या है? एक तरह से वैवाहिक भोजन। ये क्या है? एक तरह से वैवाहिक भोजन, वैवाहिक भोजन है, सामूहिक प्रतिभोज। बिल्कुल, ये क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, वैवाहिक भोजन। विवाह के अवसर पर वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला भोजन, सामूहिक भोजन क्या कहलाएगा? बढार कहलाएगा। तो एक तरह से क्या है? बढार वैवाहिक भोजन है। ध्यान रखना, बार बार आता है परीक्षा में बढार। बढार क्या है? तो ये वैवाहिक भोजन है, सामूहिक प्रीतिभोज। तो ये क्या? सामूहिक प्रीतिभोज। और किस अवसर पर दिया जाएगा? ये विवाह के अवसर पर। के बाद आ रहा है प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। बिनोटा, बिनोटा क्या है? बताइए बिनोटा क्या है? दुल्हन के विवाह का बेस, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, या दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, या मामा द्वारा बनाए जाने वाला भात। क्या है ये? दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है उसे क्या बोलते हैं? बिनोटा। ये जो जूतियां होती है दूल्हा और दुल्हन की, अब ये अलंकृत होती है। क्या होती है? ये अलंकृत, मतलब चमकीली सी जूतियां दूल्हा और दुल्हन पहनते हैं जूतियों को, तो इसे क्या बोलते हैं? हम बिनोटा कहते हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखना, अगर दुल्हन नहीं हो तो भी चल जाएगा, दूल्हा। मुख्य रूप से किसकी जूतियां हैं? ये दूल्हे की जूतियां। विवाह के अवसर पर दूल्हे के द्वारा जो जूतियां पहनी जाती है, जो जूते पहने जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बिनोटा। पर यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला प्रश्न। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को क्या बोलते हैं? बिनोटा कहते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 24। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? बारात की स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? पैरानी मिलनी, क्या कहा जाता है? सामेला। क्या कहा जाता है? सामेला। सामेला जिसे मधुपर्क भी कहते हैं। सामेला जिसे ही क्या बोलते हैं? मधुपर्क। ध्यान दीजिएगा, सामेला या मधुपर्क क्या है? बारात, ध्यान दीजिएगा, वधु पक्ष के द्वारा लड़की वालों की तरफ से, वधु पक्ष का मतलब क्या है? लड़की वालों की तरफ से पहली बार, लड़की वालों की तरफ से पहली बार वर पक्ष का स्वागत करना। वर पक्ष का क्या करना? स्वागत। वर पक्ष का स्वागत करना ही क्या कहलाता है? मधुपर्क कहलाता है। इसे कहते हैं सामेला। वर पक्ष का स्वागत करके और इन्हें जलपान आदि कराया जाता है। क्या करवाया जाता है? जलपान आदि करवाया जाता है। और फिर इसके बाद इनको क्या करते हैं? जनवासा। जानते हैं जनवासा? जनवासा बारात ठहराने का स्थान, जहां पर बारात ठहराई जाती है उसे क्या बोलते हैं? जनवासा। में इनको आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसी हालत में बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला। और इसे क्या कहा जाता है? मधुपर्क। इसके अंतर्गत वधु पक्ष के लोगों के द्वारा पहली बार वर पक्ष का स्वागत करके उनको जलपान कराया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सामेला या मधुपर्क। सामेल जी, संगम, दो पक्षों का संगम हो रहा है। कौन कौन से संगम है? वर पक्ष और वधु पक्ष। तो पहली बार जो स्वागत हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? सामेला या मधुपर्क कहेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। काकन, डोरडा, बिंदोली, सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? बताइए किस अवसर से संबंधित है? यह है विवाह से संबंधित। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, किससे संबंधित संस्कार है हमारे, किससे संबंधित रीति रिवाज है? विवाह। काकन डोरडा क्या है? काकन डोरडा वर और वधु को अब ये अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, वर और वधु को कहते हैं जादू टोने से बचाने के लिए काकन डोरडा बांधा जाता है हाथों में। धागा बांधते हैं, लोहा आदि बांधते हैं, हाथ में कटार दे देते हैं। तो काकन डोरडा किससे संबंधित है? विवाह से। उसके बाद बिंदोली, जानते हो बिंदोली क्या होती है? बिंदोली या
बिंदोली या बिंदोली, बिंदोली या बिंदोरी क्या होती है? घोड़े पर नहीं बैठेगा। वर और वधु, वर और वधु को घोड़ी पर बिठाकर, किस पर बिठाकर? घोड़ी पर बिठाकर शीतला माता, शीतला माता के दर्शन करवाए जाते हैं। एक तरह से वर और वधु को भ्रमण करवाया जाता है कि देख लो ये है लाडा और ये है लाडी। मोहल्ले वाले गांव वाले जानेंगे इसको, इस बात को। तो वर और वधु को क्या करते हैं? घोड़ी पर बिठाकर शीतला माता के दर्शन करवाते हैं, भ्रमण करवाते हैं। इसे बिंदोली या बिंदोरी कहते हैं, इसे बिंदोली या बिंदोरी कहते हैं। अब आगे एक सामेला, अभी भी बताया, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना सामेला या मधु पर्व कहलाता है। तो ये सारे रीति रिवाज किससे संबंधित है? आपके विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। विवाह के पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाए जाते हैं। याद कीजिए, विवाह से पहले क्या करते हैं? क्या खिलाते हैं आपको? आपके रिश्तेदार मित्र वगैरह क्या आपको बिंदोरा खिलाते हैं? बिंदोरा या बंदोला कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बिंदोरा या बंदोला। तो बिंदोला क्या है? ये बिंदोरा। रिश्तेदार, विवाह के अवसर पर वर और वधु के जो रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, उनको खाना खाने के लिए बुलाते हैं। खाना खाने के लिए बुलाते, बिंदोला कहते हैं इसको, इसको बंदोला कहते हैं, इसको बंदोरा कहते हैं हाड़ौती में। अभी इसको बिंदोला, मूल शब्द क्या है? बिंदोला। हाड़ौती का अपनी राजस्थानी भाषा का शब्द है। खाड़, कालिया, ल ल, ये बिंदोला। ये क्या है? ये बिंदोला। तो बिंदोला गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? बिंदोला गीत। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित, तो बिंदोला खाने गया है वो। क्या खाने गया है? बिंदोला। तो ये गीत गाए बिंदोला या बिंदोला। हमारे यहाँ पर बंदोरा कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बंदोरा। तो ये बंदोरा कहलाता है। तो कौन से गीत गाए थे? बिंदोला। नहीं खाते क्या? जाते हैं ना, करते हैं ना, बंदोरा बंदोला कहते हैं, बिंदोला। फिर आ रहा है प्रश्न 27। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। यहां देखनी हमको, विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है? सामेला बताया, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना सामेला कहलाता है। सातरवाड़ा, पान बिल्कुल, और मुग्धना, मुग्धना या मुग्धनी, ध्यान दीजिएगा। सातरवाड़ा, सातरवाड़ा क्या है? सातरवाड़ा अब ये मृत्यु से संबंधित संस्कार है। किससे संबंधित है? ये मृत्यु से संबंधित संस्कार है। जब मृतक होता है तो मृतक के परिजन, मृतक के जो परिजन होते हैं, मृतक के जो परिजन होते हैं उनको, अभी के उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि क्या करते हैं? मृतक के परिजन को सांत्वना देते हैं। क्या देते हैं? सांत्वना देना। मतलब कहते हैं ना कि धीरज रखो, अब जो होना था सो हो गया। ये सब कुछ क्या कहलाता है? सातरवाड़ा। मृतक के परिजनों को सांत्वना देना ही क्या कहलाता है? सातरवाड़ा कहलाता है। तो आप देख रहे हैं, ये मृत्यु से संबंधित संस्कार है, विवाह से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सातरवाड़ा। सांत्वना देना मतलब मृतक के परिजनों को क्या देना? सांत्वना देना, धीरज बंधाना ही क्या कहलाता है? सातरवाड़ा। तो ये किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, मृतक को घर से शमशान घाट तक एक लकड़ी की शैया, लकड़ी की क्या होती है? शैया होती है। एक तरह से लकड़ी का एक बिस्तर होता है, एक तरह से तो बिस्तर का हिस्सा बना दिया जाता है। ये किसका होता है? बांस या लकड़ी का होता है। उस पर लिटाकर मृतक को घर से शमशान घाट तक ले जाया जाता है। इसे कहते हैं बैकुंठी। इसे क्या बोलते हैं? बैकुंठी। बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस पर बिठा रहे हैं इसको? बैकुंठी पर लिटाकर, और मृतक को घर से शमशान घाट तक ले जाया जाता है। तो ये बांस या लकड़ी की बनी हुई क्या होती है? शैया होती है, अर्थी जिसे आप कहते हैं। इसका नाम क्या है? बैकुंठी। तो ये क्या कहलाती है? बैकुंठी कहलाती है। प्रश्न नंबर 29। मोसर क्या है? मोसर, मोसर, जोसर, नुक्ता, मृत्यु भोज, ये सब क्या है?
अब इसको हम बोलते हैं नुक्ता, इसको ही बोलते हैं जोसर। और ये है क्या मूल रूप से? मृत्यु भोज। क्या है ये? मृत्यु भोज। तो मौसर क्या है? मौसर है मृत्यु भोज की प्रथा। क्या है ये? मृत्यु भोज की प्रथा। मृत्यु के 12वें दिन, मृत्यु के कौन से दिन? 12वें दिन। मृत्यु के 12वें दिन मृतक के सगे संबंधियों, मृतक के सगे संबंधियों, उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदारों को अब यह सामूहिक भोज करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? सामूहिक भोज करवाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? मौसर, जोसर, नुक्ता या मृत्यु भोज कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? मौसर, जोसर या मृत्यु भोज भी कहते हैं और इसे नुक्ता भी कहते हैं। तो अब ये क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है, एक तरह से सामूहिक भोजन है। ये क्या है? एक तरह से सामूहिक भोजन। और ये भोजन कौन करवाएगा? ये भोजन करवाएंगे मृतक के परिजन, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी को, अपने मिलने वालों को सामूहिक भोजन करवाते हैं मृत्यु के 12वें दिन। इसे क्या बोलते हैं? मौसर, नुक्ता, जोसर या मृत्यु भोज कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? बढार, वैवाहिक भोजन। बढार बताया था, वैवाहिक भोजन है, सामूहिक भोजन दिया जाएगा, उसको बढार कहेंगे। कन्यावल, कन्यावाल, जानते हो कन्यावाल क्या होती है? कन्यावाल, ध्यान दीजिएगा, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर वधु, वधु के मतलब कहूं कि वधु के मम्मी पापा, उसके खास रिश्तेदार, वधु के जो प्रमुख रिश्तेदार होते हैं, वे फेरे के बाद, फेरे के बाद ही क्या करते हैं? भोजन करते हैं। एक तरह से व्रत करते हैं। क्या करते हैं? व्रत। भाई जब तक वधु के फेरे नहीं हो जाते तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ये क्या कहलाता है? कन्यावाल। कन्यावाल, खंजाल कहते हैं हाड़ोती में। क्या बोलते हैं? खंजाल। तो ये क्या होता है? विवाह के अवसर पर वधु के जो रिश्तेदार होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन आदि जो खास खास रिश्तेदार है, वो फेरे के बाद ही भोजन करते हैं। इस परंपरा को क्या बोलते हैं आप? कन्यावल कहते हैं। ये क्या पूछ रहा है? विवाह से संबंधित नहीं, बिल्कुल है। बढार सामूहिक भोजन, कन्यावल भी हो गया। बड़ी पड़ला, क्या है? बड़ी पड़ला, बड़ी पड़ला, ध्यान दीजिएगा, वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए जो वस्त्र आदि उपहार, वस्त्र आदि उपहार, वस्त्र आभूषण आदि उपहार लेकर आते, उसे बड़ी पड़ला कहते हैं। जानते हैं ना आप लोग? वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए, दुल्हन के लिए कपड़े भी आएंगे, आभूषण भी आएंगे, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? बड़ी पड़ला। तो ये भी विवाह से संबंधित है। और पानी वाला, ये पानी वाला जो है, ये जो संस्कार है, ये आपका विवाह से संबंधित नहीं है, ये मृत्यु से संबंधित संस्कार। ये किससे संबंधित संस्कार है? मृत्यु से संबंधित संस्कार है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया सातरवाड़ा, अभी पिछले प्रश्नों में आया था सातरवाड़ा। सातरवाड़ा क्या है? तो मृतक के परिजनों को सांत्वना देना, धीरज बंधाना, सातरवाड़ा है। तो ये सातरवाड़ा यानी सांत्वना जिस स्थान पर दी जाती है उसे पानी वाला कहते हैं। एक तरह से मृत्यु के बाद सभी लोग शमशान जाते हैं, फिर वहां पर शमशान में मृतक का दाह संस्कार करने के बाद सब स्नान करते हैं, पवित्र होकर आते हैं, फिर ये सांत्वना देती है। तो यही परंपरा क्या कहलाती है? पानी वाला। इसे क्या बोलते हैं हम? ये मृत्यु से संबंधित है। बाकी तीनों किससे संबंधित संस्कार हैं आपके? विवाह से। तो कौन सा नहीं है? पानी वाला नहीं। आगे आ रहा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग समाज से था? त्याग प्रथा, ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान में राजपूतों में प्रचलित थी। किसमें प्रचलित थी? ये राजपूतों में। राजपूतों को यहाँ पर आप क्या बोल देंगे? क्षत्रिय। तो क्षत्रियों में प्रचलित थी। अब ये त्याग प्रथा होती क्या है? त्याग प्रथा तोरण के समय, वर जब तोरण मारता है, वर जब तोरण मारता है, जानते हैं ना तोरण? तोरण विवाह के अवसर पर वधु के घर के मुख्य दरवाजे पर टांगा जाता है। तो ये जो तोरण होता है, तोरण मारते समय वर के द्वारा मारा जाएगा तोरण। तोरण मारते समय अभी एक तो चारण, चारण भाट, जागा और ढोली, चारण भाट, जागा और ढोली जाति के लोगों द्वारा
चारण भाट या जागा जाति के लोगों द्वारा क्या किया जाता है, तोरण के अवसर पर वधु पक्ष की वंशावली गाई जाती है। वधु पक्ष की क्या गाई जाती है, वंशावली गाई जाती है। क्या गाई जाती है कि आप जहां पर जिस दरवाजे पर तोरण मारने आए हो, उन्होंने, अब ये राजपूत राजा है सारे, तो राजपूत राजाओं में प्रचलित ही है, तो आप जिस जगह पर तोरण मारने आए हो उस राजाओं ने ये काम किए, बड़े बड़े काम, उनकी तारीफ की जाती है। क्या की जाती है, उनकी तारीफ की जाती है, उनकी वंशावली गाई जाती है। और फिर ये क्या करते हैं, वंशावली गाने के बाद इस समय चारण भाट जागा और ढोली जाति के लोग क्या करते हैं, इन राजाओं से मुंह चाही मन मांगी, मतलब मुंह मांगी चीज मांग लिया करते, कुछ भी मांग लेंगे। तो ऐसे हालत में अब ये कई सारे लोग तो इतना सब कुछ मांग लेते थे कि राजा कंगाल हो जाते। क्या हो जाते थे, कंगाल। तो इस प्रथा, ये जो प्रथा, ये क्या है आपकी त्याग प्रथा, ये किसमें प्रचलित थी, क्षत्रियों में। अब इस प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले प्रतिबंध जोधपुर रियासत ने लगाया था। इस राजस्थान में अगर पूछे त्याग प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था, जोधपुर रियासत ने 1841 में त्याग प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था जोधपुर रियासत ने, जो किसमें प्रचलित थी, राजपूतों में यानी क्षत्रियों में। और ये कब की परंपरा है, तोरण के समय, विवाह के अवसर पर वर के द्वारा तोरण मारते समय चारण भाट जागा और ढोली जाति के लोगों द्वारा वधु पक्ष की वंशावलियां गाई जाती थी। और फिर ये लोग इनसे कुछ भी मांग लेते थे, तो राजपूतों को कंगाल कर देते थे, राजाओं को। तो ये प्रथा किससे संबंधित है, क्षत्रियों से संबंधित है। किसने प्रतिबंध लगाया राजस्थान में सबसे पहले, जोधपुर रियासत ने। कब, 1841 में। और मेजर लुडलो, अंग्रेज अधिकारी पूछ ले तो कौन से प्रतिबंध लगाने वाले, मेजर लुडलो ने लगाया था इस पर प्रतिबंध। ये किससे संबंधित है, राजपूतों से संबंधित। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 32। सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है, सागड़ी प्रथा। अब ये है आपकी क्या, बंधुआ मजदूर प्रथा। कौन सी प्रथा है ये, बंधुआ मजदूर प्रथा। आगे तो इसको दास प्रथा, जानते हो ना, दास प्रथा, बेगार प्रथा, हाड़ी प्रथा, दास प्रथा। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, किसी महाजन से कर्ज ले लिया और उसको कर्ज नहीं चुका पाया और उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वो कभी जिंदगी में चुका ही नहीं सकता, तो उसको बंधुआ मजदूर बना लेते थे। क्या बना लेते थे, बंधुआ मजदूर। इसी प्रथा को सागड़ी प्रथा, इसका दूसरा नाम क्या है, सागड़ी प्रथा। तो ये दास प्रथा एक तरह से, बंधुआ मजदूर प्रथा, सागड़ी प्रथा। प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, बताइए किसके लिए होते थे। ये होते थे घरेलू दास, घरेलू दास। पर ये घरों में नहीं होते, ये होते थे महलों में। कहां पर, महलों में, राजमहलों में, राजाओं के दरबार में, राजाओं के राजमहलों में। आप देखिएगा जो दास दासियां होती थी, उन दासियों में से कुछ सुंदर दासियों को राजपूत राजा अपनी उपपत्नी स्वीकार कर लेता था। तो यही क्या कहलाते, गोला, दरोगा, चाकर, चेला, खवासन, परदायक आदि नामों से जाने जाते हैं। ये सब क्या है, घरेलू दास के लिए। आप देखिएगा ये शब्द प्रयुक्त होता है, गोला कहो, दरोगा कहो, चाकर कहो, चेला कहो, खवासन कहो, पासवान कहो, ये सारे शब्द किसके लिए, दास दासियों के लिए। और ये दास कौन से, घरेलू दास दासियां जो मूल रूप से महल में रहती थी, राजा के महलों में रहती थी। प्रश्न नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। बदर, बदर या भद्दर, बदर या भद्दर का संबंध किससे। तो ध्यान दीजिएगा, ये बदर या भद्दर क्या किससे संबंधित है, ये है आपकी मृत्यु से संबंधित। मृत्यु नहीं दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के 90 दिन, मृत्यु के 90 दिन क्या किया जाता है, नाई, जिसको नवा बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, बदर, इसे क्या बोलते हैं, बदर। तो नवा नाई के दिन क्या करते हैं, मृतक के रिश्तेदार, सगे संगम संबंधी, मृतक के जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने बाल उतराते हैं। क्या उतराते हैं, अपने दाढ़ी मूछ के बाल उतराए जाते हैं। इसी प्रथा को क्या बोला जाता है, बदर, नवा या नई कहा जाता है।
तो ये क्या कहलाता है? बदर किससे संबंधित है? अंत्येष्टि मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। और इस दिन ये मृतक की मृत्यु के 90 दिन उसके रिश्तेदार क्या करते हैं? अपने दाढ़ी में उसके बाल उतराते हैं। इसे बदर नवी या नई कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? देख लीजिए, जड़ोला जन से संबंधित है, जलवा पूजन, सूरज पूजन, निष्क्रमण संस्कार, ये भी जन से संबंधित है। मोसर, मोसर मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से। ये क्या पूछ रहा है? विवाह। तो यहां पर आ जाएगा ये मूठ भराई। क्या हो जाएगा? ये मूठ भराई। नॉर्मली होता क्या है? अभी का विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर वर के रिश्तेदार, उसके खास सगे संबंधी, वर के जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं? अभी का वर मतलब तो वर के पिता को कुछ धन सहायता के लिए क्या देते हैं? कुछ धन सहायता के लिए देते हैं। एक तरह से एक परात रख ली जाती है, एक परात रख ली जाती है जिसमें क्या करते हैं? इस वर के जो रिश्तेदार होते हैं, खासकर रिश्तेदार, वो नॉर्मली पहले सिक्के होते थे तो सिक्के डालते थे, कलदार डालते, पैसे डालते थे, पैसे डालते थे। अब अभी का पैसे डाल दिए। अब ये जो वर है, इस वर को इसी की बहन, वर को, वर की बहन जो है वो इस थाली में से, इस परात में से सिक्के, कलदार, कलदार जानते हो ना? सिक्के कलदार उठाने को कहती है, मूठ भरने को कहती है। जितनी मूठ भर सके उतनी भर ले, जितना पैसा ले सकता है उतना ले ले। तो ये क्या है? आपकी मूठ भराई। और ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। हमारे हालती में चौक बैठने की परंपरा, तो रिश्तेदार, वर के जो रिश्तेदार होते हैं वो सब वहां पर दूल्हा बैठा हुआ है, उसके सामने परात रखी हुई है, वो क्या करते हैं? सहयोग राशि देते हैं। किससे सहयोग राशि? और उसको लिख लिया जाता है भाई उसने इतने दिए, उसने इतने, क्योंकि वापस भी देना है। तो ये क्या है? आपकी मूठ भराई। अब उस परात में से वर की जो बहन है वो उसको सिक्के या कलदार उठाने को कहती है। इसी परंपरा को क्या कहा जाता है? मूठ भराई कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैंने बात की आपसे राजस्थान के प्रमुख आभूषण और राजस्थान के रीति रिवाजों, संस्कार से संबंधित ये विभिन्न प्रश्नों की, इंपोर्टेंट प्रश्नों की, बहुत इंपोर्टेंट से प्रश्न जो बार बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अवश्य इनका अध्ययन कीजिएगा और मनन कीजिएगा। आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे जुड़े हुए प्रश्न को कीजिए। प्रश्न को करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका मनन करते समय आप उसकी पूरी डिटेल का मनन भी करें साथ का साथ, ताकि उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी अगर परीक्षा में आता है तो आराम से आप कर पाए। मैंने इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों का समाधान करवाया है और इस प्रकार से मैंने उनकी व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अवश्य इसका अध्ययन कीजिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में काम आएंगे। धन्यवाद।